हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार पुनः स्वागत है करियर मास्टर 43 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज जैसा आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, यूपी ट्रिपल एससी का जो परीक्षा एकदम आपके सर पर लगी हुई है, पेट 2025, उससे जुड़ा एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने लाया गया है। विगत जो पेट के एग्जाम हुए हैं उसमें यहां से कोई ना कोई प्रश्न जरूर उठाया गया है। तो आज के इस वीडियो में कोशिश ये की गई है कि इस टॉपिक से जुड़े वो सारे प्रश्न उठा करके आपके सामने ले आया जाए, वो सारे कंटेंट आपके सामने परोस दिया जाए, जिससे यदि यहां से क्वेश्चन आता है इस पेट एग्जाम में तो क्वेश्चन आपका गलत ना होने पावे। तो बोर्ड पर जैसा देख पा रहे हैं, ये जो सेशन है इस क्लास में गांधी जी से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसको शामिल किया गया है। जैसे कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो हमारे आपके सामने आंखों से गुजरे हुए हैं और कुछ ऐसे भी प्रश्न हैं जो नहीं गुजरे हुए हैं। जैसे गांधी जी ने चश्मा किस वर्ष पहनना शुरू किया, या गांधी जी का जो चरखा है वो किस लकड़ी का बना हुआ है, या गांधी जी ने सबसे पहले जो उनका फेवरेट भजन था रघुपति राघव राजा राम कब गाया, या गांधी जी को जो लाठी है वो किसने उपहार में दी, कितनी इंच लंबी है। इस कुछ ऐसे अनछुए अनटचेबल क्वेश्चंस हैं जो आपके सामने इस लेक्चर में लाया गया है, और साथ साथ में जो गांधी जी के जीवन से जुड़ी चीजें हैं, स्वतंत्रता आंदोलन में जो उनसे जुड़ी चीजें हैं, उसको भी इस लेक्चर में हम कवर करेंगे, जिससे यदि सामान्य प्रश्न जो एक तरीके से बनते हैं वो, अथवा कुछ ऐसे जिसको हम आप कह सकते हैं उटपटांग टाइप के प्रश्न भी, यदि, क्योंकि उटपटांग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो आयोग आपके सामने लिखा है ये कुछ ऐसे ही उटपटांग प्रश्न पूछने के लिए फेमस है, ये प्रसिद्ध है। तो महात्मा गांधी जी से जुड़े कुछ ऐसे भी अनछुए पहलुओं को आपके सामने लाया गया है। तो आज का ये जो सेशन होगा, आज का ये जो वीडियो होगा, बड़ा मजेदार होने वाला है, बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिसमें गांधी जी के बारे में हम वो सारे तथ्य कवर करेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए जल्दी से वीडियो को शुरुआत किया जाए और जल्दी से जल्दी इन बातों को समझा जाए। तो देखिए, जो आपका पहला कहां से शुरुआत होता है सेशन की, बात करते हैं गांधी जी के जीवन परिचय से। तो लिखा हो गांधी जी का वास्तविक नाम, जो सबको लगभग अमूमन पता है, उसी पर थोड़ा बात करते हैं। हो सकता है इनमें से कुछ चीजें हमारे माइंड में ना रही हो तो उसको भी हम ताजा करेंगे, कुछ चीजें हमसे दूर रही हो उसको भी हम ताजा करेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसमें गांधी जी का वास्तविक नाम सबको पता है, मोहनदास करमचंद गांधी था, ठीक है ना। जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में कहा हुआ, पोरबंदर गुजरात में हुआ, ठीक है ना। उसके बाद में यदि और बात करें, माताजी का नाम पुतलीबाई था, पिताजी का नाम करमचंद गांधी था। थोड़ा सा जल्दी हम इस सेशन को कवर करेंगे। करमचंद गांधी जी जो इनके पिताश्री थे वो पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर राज्यों के समय समय पर ये दीवान रह चुके हैं, समय समय पर ये वहां काम कर चुके हैं। 13 वर्ष की जब गांधी जी की आयु मात्र 13 वर्ष थी, जब आजकल बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं, तो 13 वर्ष की आयु में 1882 ईस्वी में गांधी जी का विवाह हो गया। किसके साथ? कस्तूरबा गांधी जी के साथ इनका विवाह हो गया, और विवाह होने के बाद इनसे 4 बच्चे जन्म हुए। गांधी जी के 4 पुत्र थे, जिनका नाम हरिलाल, रामदास, मणिलाल और देवदास था। तो ये 4 पुत्रों के नाम भाई यहां दर्शाए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसे बिंदुओं को जरूर ध्यान रखिएगा। 4 पुत्रों के नाम यहां दर्शाए गए हैं, ठीक है ना। और जमनालाल बजाज,
जमुना लाल बजाज को गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र के रूप में उपाधि दी थी। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकता है कि गांधी जी ने अपने 5वें पुत्र के रूप में किसको उपाधि दी थी? तो आंसर क्या हो जाएगा? जमुना लाल बजाज को गांधी जी ने 5वें पुत्र के रूप में उपाधि दी थी। ठीक है ना। चलिए और कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर किया जाए इनसे और जुड़े। जैसे जब भारत में इनकी शिक्षा पूरी हो गई तो इन्होंने 3 वर्ष तक इंग्लैंड में रह करके बैरिस्टरी की पढ़ाई की। कब से कब तक रहे? 1889 से 1891 तक बैरिस्टरी की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद में भारत लौट आए और वकालत कहां शुरू किया? राजकोट और मुंबई में इन्होंने वकालत की शुरुआत की। चूंकि प्रारंभिक दिनों में वकालत में इनको बहुत ज्यादा भारत में सफलता नहीं मिली, तो उसी समय 1893 में एक भारतीय थे दादा अब्दुल्ला, उनके मुकदमे की पैरवी के लिए, उनके मुकदमे के सिलसिले में इनको जाना कहां पड़ा? दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। अब आपसे क्वेश्चन बन सकता है, गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए? 1893 में। तो वहां मुकदमे के सिलसिले में गए और जब ये अफ्रीका पहुंचे तो वहां उस समय भी अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो जब ये अफ्रीका पहुंचे तो उन्होंने वहां देखा कि भारतीयों के साथ बड़ा ही अमानवीय और शोषण तरीके से व्यवहार किया जा रहा है। इसका उनको प्रत्यक्ष अनुभव हुआ। तो प्रत्यक्ष अनुभव हुआ तो फिर और कहानी क्या हुई, घटना क्या घटी? एक तो देखा, दूसरे उनके साथ जो अनुभव हुआ उसको भी जरा देखा जाए। हुआ क्या? गांधी जी, एक स्टेशन था कोमेरिट्सबर्ग, दक्षिण अफ्रीका का एक स्टेशन था। इस पर गांधी जी सवार हुए। इस स्टेशन पर एक ट्रेन थी, उसके प्रथम श्रेणी डिब्बे में ये सवार हुए। कहां? नामक स्टेशन पर डरबन से प्रिटोरिया की यात्रा करने के लिए प्रथम श्रेणी के डिब्बे में सवार हुए। ठीक है ना। स्टेशन का नाम क्या था? कोमेरिट्सबर्ग। यात्रा कहां से थी? डरबन से प्रिटोरिया की। जब सवार हुए तो अंग्रेजों ने इनको जबरदस्ती धक्का दे करके उस ट्रेन से नीचे उतार दिया। कारण क्या था कि वहां उस समय किसी भी भारतीय को प्रथम श्रेणी डिब्बे में अंग्रेजों के साथ ट्रेन में यात्रा करने की इजाजत नहीं थी। इतना बड़ा रंगभेद था। तो इस घटना, चूंकि गांधी जी ने इसका प्रत्यक्ष, अर्थात गांधी जी के साथ स्वयं यह घटना घटी, जिसको मेरिट्सबर्ग कांड के नाम से जाना जाता है। और यही वो घटना थी जिस घटना ने गांधी जी के जीवन की जो है दिशा है वो पूरी तरीके से बदल करके रख दिया। जीवन की यात्रा परिवर्तित कर दी। तो हुआ क्या? जब यहां से यह घटना घटी तो दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान इन्होंने अपना मूल उद्देश्य क्या बनाया कि दक्षिणी अफ्रीकी सरकार द्वारा जो भारतीयों के साथ रंग भेद की नीति अपनाई जा रही है उसका इन्होंने विरोध करना शुरू किया। साथ साथ में 1906 में गांधी जी ने एक कानून का विरोध किया, एक एक्ट का विरोध किया जिसका नाम था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट। इसका गांधी जी ने विरोध किया। इसमें क्या था? भारतीयों के लिए वहां पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त करना होता था। इसके लिए गांधी जी ने क्या किया? एक शिष्टमंडल इंग्लैंड को भेजा। क्यों इंग्लैंड भेजा? क्योंकि अंग्रेजों का ही शासन था अफ्रीका में भी। तो इंग्लैंड भेजा और इंग्लैंड भेजने पर अंततोगत्वा ये जो रजिस्ट्रेशन एक्ट था उसको समाप्त करने में गांधी जी को सफलता जब मिली, तो जब गांधी जी इसमें सफल हो गए तो यहीं से ध्यान दीजिए, इसी अधिनियम को समाप्त करवाने के बाद, कौन सा? 1906 में एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को समाप्त करवाने के बाद गांधी जी ने सर्वप्रथम अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ध्यान रखिएगा, यह अवज्ञा आंदोलन कहां से शुरू किया? दक्षिण अफ्रीका से, जिसे किस नाम से जाना गया? सत्याग्रह नाम से जाना गया। तो क्वेश्चन आपसे बन सकता है कि गांधी जी ने सबसे पहले अवज्ञा आंदोलन या सत्याग्रह कहां शुरू किया? तो वो इंडिया नहीं है, बल्कि क्या है? साउथ अफ्रीका है। ठीक है ना।
चलिए और आगे कुछ बात करते हैं। गांधी जी ने 1894 की बात की जाए, थोड़ा सा पीछे और आए, एक नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की, ठीक है ना। और एक जर्मन शिल्पकार थे कालेनबाख, जो इनके परम सहयोगी थे, कालेनबाख के सहयोग से 1906 में टालस्टॉय फार्म की स्थापना करके वहीं ये रहने लगे। और बाद में जब ये 1906 में वहीं रहने लगे तो 1906 के बाद इन्होंने इस रजिस्ट्रेशन एक्ट का विरोध किया था। तो इन्होंने 1906 में टालस्टॉय फार्म की स्थापना की। टालस्टॉय फार्म जो 1906 में स्थापित हुआ था, यही बाद में गांधी आश्रम बना। ये सब अफ्रीका ही कहानी चल रही है अभी। गांधी आश्रम के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके पहले ही 4 में इस टालस्टॉय फार्म या गांधी आश्रम की स्थापना से पहले 1904 में डरबन में गांधी जी ने फीनिक्स आश्रम की स्थापना की थी, जो बाद में एक ट्रस्ट में परिवर्तित हो गया था। तो ये जो है अफ्रीका में कुछ आश्रमों की स्थापना गांधी जी के द्वारा की गई है, जैसे नेटाल इंडिया कांग्रेस, टालस्टॉय फार्म, गांधी आश्रम, फीनिक्स आश्रम, ये सब इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। तो ये आश्रम की स्थापना हो गई। आगे बात करें, 23 सितंबर 1913 का दिन, जब गांधी जी ने अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी और 16 अन्य सहयोगियों के साथ गिरमिटिया प्रथा के विरोध में, अब ये गिरमिटिया प्रथा क्या है अभी बात करते हैं, गिरमिटिया प्रथा के विरोध में सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया और 1914 में इस प्रथा को समाप्त करने में गांधी जी को सफलता प्राप्त हुई। कौन सी प्रथा? गिरमिटिया प्रथा। अब ये गिरमिटिया प्रथा है क्या, जरा इस पर भी बात करते हैं। 19वीं शताब्दी के तीसरे दशक में भारतीय मजदूरों को देश के बाहर एक निश्चित समयावधि 5 से 10 वर्ष तक काम करने के समझौते को गिरमिट की संज्ञा दी जाती थी। अर्थात भारतीय मजदूर ये देश के बाहर 5 से 10 वर्ष तक काम करना चाहते हैं तो एक समझौता करना पड़ता था, जिसको गिरमिट कहा गया था। और उसमें क्या था? उसमें गिरमिटियों को जो समझौता करने वाले हैं उनको 3 पाउंड का टैक्स देना होता था। इसी प्रथा का विरोध किया, जिसको गिरमिटिया प्रथा के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। अब जब ये दक्षिण अफ्रीका में गिरमिटिया प्रथा सफल रहा, उसके बाद में कुछ और वहां आंदोलन सफल रहा। जब ये सफलता अफ्रीका में मिल गया तो इसी सफलता से उत्साहित होकर के गांधी जी भारत वापस आए, क्योंकि भारत में उस समय अंग्रेजों का प्रताड़ना अपने चरम पर था। तो भारत वापस आए कब? 9 जनवरी 1915 को बंबई वापस आ गए अफ्रीका से। और भारत सरकार के द्वारा इसी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का संकल्प किया गया और हर 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में इसको मनाया जाने लगा। तो गांधी जी अफ्रीका से भारत कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। तो जब अब भारत लौटे तो भारत में उस समय परिस्थितियां विकट थीं। तो हुआ क्या? सबसे पहले ये कहां गए? सबसे पहले भारत लौटने के बाद गांधी जी कहां गए? अहमदाबाद। अहमदाबाद का वो स्थान क्या था? कोचरब नामक स्थान पर इन्होंने, एक वकील थे, एक बैरिस्टर थे, नाम था जीवनलाल, श्री जीवनलाल। इनके मकान को इन्होंने किराए पर लिया और यहीं पर 25 मई 1915 को एक आश्रम की स्थापना की, जिसको सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना गया। सत्याग्रह आश्रम को 17 जून 1917 को इन्होंने साबरमती के निकट, जो अहमदाबाद के करीब बहती है, साबरमती नदी के तट पर इसको ट्रांसफर कर ले गए ये आश्रम, जो सत्याग्रह आश्रम था, और इसका नाम बदल करके क्या रख दिया? साबरमती आश्रम। कहां पहले सत्याग्रह आश्रम की स्थापना 15 में हुई, इसको ट्रांसफर करके कहां ले गए? स्थानांतरित कहां करके ले गए? किस नदी के किनारे? साबरमती नदी के किनारे।
और ये जो सत्याग्रह आश्रम था वो किसमें परिवर्तित हो गया? साबरमती आश्रम में परिवर्तित हो गया और यहीं रहने लगे। अब क्या हुआ आगे घटनाक्रम बात किया जाए। भारत में जब गांधी जी का आगमन हुआ तो सबसे जो ज्यादा प्रभावित गांधी जी हुए वो गोपाल कृष्ण गोखले जी से हुए। सबसे ज्यादा प्रभावित गोपाल कृष्ण गोखले जी से हुए और उन्हीं को अपना इन्होंने क्या माना? राजनीतिक गुरु स्वीकार किया। और उन्हीं के कहने पर भारतीय राजनीति में प्रवेश करने से पहले उन्होंने सलाह दिया कि आप पूरा भारत का भ्रमण करिए और भारत का भ्रमण करने के बाद यहाँ की राजनीतिक स्थिति और परिस्थिति को समझिए और समझने के बाद तब आप भारतीय राजनीति में प्रवेश करिए। तो हुआ क्या कि गोपाल कृष्ण गोखले के सलाह पर ही गांधी जी 1 वर्ष तक भारत का भ्रमण किया, भारतीय राजनीति तत्कालीन परिस्थितियों को समझा। उसके बाद में गांधी जी के 3 जो हथियार थे, ध्यान रखिएगा कौन से? सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह। ये 3 प्रमुख अस्त्र शस्त्र गांधी जी के थे। इसी 3 अस्त्र और शस्त्रों का प्रयोग करते हुए देश की आजादी में गांधी जी ने प्रवेश किया और अंततोगत्वा भारत को आजादी दिलाने तक गांधी जी ने अपना योगदान दिया। कैसा योगदान रहा ये आप सब पढ़ते हैं। तो ये आजादी तक था, ठीक है ना। चलिए और कुछ बात करते हैं। जब देश आजाद हो गया उसके बाद में गांधी जी के जो स्वभाव की बात किया जाए, सांप्रदायिक सद्भाव, समरसता और बंधुत्व की जो कार्यशैली थी उससे कुछ लोगों को ये बातें नागवार गुजरी, पसंद नहीं आया। साथ साथ में भारत पाक का जो विभाजन था उसका विरोध करने वाले जो कुछ लोग थे वो गांधी जी से अप्रसन्न हुए। क्यों? क्योंकि गांधी जी पाकिस्तान के प्रति गांधी जी की जो नरमी थी, नरम दिल था, वो भी नापसंद रहा। और इसी नापसंदगी के कारण हुआ क्या, 30 जनवरी 1948 का वो दिन था, शाम को 5:15 का समय था, जब वो बिड़ला हाउस में प्रार्थना सभा में जा रहे थे। उसी समय उनकी गोली मार करके हत्या कर दी गई, जिसमें 2 लोगों को प्रमुख अभियुक्त बनाया गया, नाथूराम गोडसे और नाना आप्ट। ये दोनों लोग गोली मारने में शामिल थे, पकड़े गए, मुकदमा चला। 15 नवंबर 1949 को दोनों लोगों को अंबाला जेल में फांसी दे दी गई। तो 2 अक्टूबर 1869 से 30 जनवरी 1948 तक का ये गांधी जी का सफरनामा रहा। अब गांधी जी के द्वारा जो प्रमुख आंदोलन चलाया गया, थोड़ा सा उस पर बात किया जाए। तो जब भारत वापस आए, ये अफ्रीकी आंदोलन नहीं है, भारतीय आंदोलन है जो गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। तो पहला आंदोलन चंपारण सत्याग्रह 1917 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया, सफल आंदोलन रहा, ठीक है ना। उसके बाद में खेड़ा सत्याग्रह 1918 ईस्वी में, अहमदाबाद मजदूर आंदोलन ये रहा 1918 में, ये पहले था, ये उसके बाद में था। खिलाफत आंदोलन 1919 में, असहयोग आंदोलन 1920 में चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में, जिसमें नमक आंदोलन भी कह सकते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 ईस्वी में, और इनके जो प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे जी थे। और लास्ट का जो इनका आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें इन्होंने करो या मरो का नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था, डू आर डाई, डू आर डाई, ये नारा दिया था इन्होंने, ठीक है ना। तो ये गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन, जिसमें कुछ सफल हुए, कुछ बीच में स्थगित करने पड़े। ये इतिहास में आपने खूब लंबा चौड़ा पढ़ा है, ठीक है ना। चलिए, ये गांधी जी के आंदोलन थे। अब गांधी जी को कई उपनाम और उपाधियों से संबोधित किया जाता है, तो एक एक करके उसको भी समझ लेते हैं। तो जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो गांधी जी ने अपने राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से ही की है। वहां पर उनके संघर्ष को देखते हुए जो उनके सहयोगी थे, गांधी जी के सहयोगियों ने
उनको किस नाम से संबोधित किया? कर्मवीर के नाम से संबोधित किया, अर्थात गांधी जी के सहयोगियों ने अफ्रीका में उनको कर्मवीर की उपाधि दी। और चलिए, वहीं अंग्रेजों ने उनका उपहास करते हुए उनको कुली बैरिस्टर की संज्ञा, अरे बैरिस्टर थे ही और कुलियों का मतलब सबका बोझ ढोने वाले, तो उपहास के तौर पर कुली बैरिस्टर की संज्ञा दी थी अफ्रीका में अंग्रेजों ने। और क्या, वहीं पर उनको अफ्रीका में ही भंगी शिरोमण कहा गया, भंगी शिरोमण के नाम से जाना गया। वहीं इनको कुछ लोगों ने सेवाग्राम का संत कहा, सेवाग्राम का संत कहा अफ्रीका में ही। और अफ्रीका में ही सीमा प्रांत के कबायली लोगों के द्वारा मलंग बाबा की उपाधि से गांधी जी को नवाजा गया। तो अब ये ध्यान रखिएगा, कौन किसने किसको या गांधी जी को क्या उपनाम दिया है। अंग्रेजों ने कुली बैरिस्टर, कहां? अफ्रीकी अंग्रेजों ने, सहयोगियों ने कर्मवीर, दक्षिण अफ्रीका के लोगों ने सेवाग्राम का संत, अंग्रेजों के ही द्वारा अफ्रीका में भंगी शिरोमण, और जो कबायली लोग थे उन्होंने मलंग बाबा के नाम से इनको संबोधित किया। आ जाइए थोड़ा सा और उपाधियों पर बात कर लें। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध 1914 में, तो भारतीयों को अंग्रेजों के तरफ से लड़ने के लिए गांधी जी ने प्रेरित किया, इसलिए अंग्रेजों ने उनको भर्ती कराने वाला सार्जेंट की उपाधि दी, भर्ती कराने वाला सार्जेंट की उपाधि दी। साथ में उनको ये 3 प्रकार से पदक भी दिया, 3 पदक भी दिया। एक था कैसर-ए-हिंद, दूसरा था युद्ध पदक, जुलू युद्ध पदक, जुलू युद्ध पदक, और तीसरा था बोअर युद्ध पदक। ये कब दिया गया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, ठीक है ना। चलिए, और जब गांधी जी समय के साथ अंग्रेजों के विरुद्ध हो गए, यहां तो नैतिक समर्थन किया था, अंग्रेजों के विरुद्ध कब हुए? जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में जब हुआ, तो कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया। तो जब वो अंग्रेजों के विरोध में बात करने लगे, तो उस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था चर्चिल, विंस्टन चर्चिल था, उसके द्वारा देखो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में विंस्टन चर्चिल द्वारा गांधी जी को अर्धनग्न फकीर, अर्धनंगा फकीर या देशद्रोही फकीर जैसी संज्ञा प्रदान की गई थी। तो ये अर्धनग्न फकीर किसके द्वारा दिया गया? चर्चिल के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। और आगे उपाधियों पर बात कर लें। चंपारण सत्याग्रह में जब सफल नेतृत्व हुआ, तो सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ध्यान रखिएगा, गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। अच्छा, कुछ जगहों पर यह सोर्स के रूप में लिखा है कि नहीं, महात्मा की उपाधि जीवराम कालिदास द्वारा, राजवैद्य जीवराम कालिदास द्वारा दिया गया था। अधिकांश जगहों पर यह मिलता है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा दिया गया था। कब? जब चंपारण सत्याग्रह सफल रहा, उस सफलता के उपलक्ष्य में महात्मा शब्द से संबोधित किया। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। जवाहरलाल जी क्या कहते थे? इनको बापू कहा करते थे। उसके बाद में जब सुभाष चंद्र बोस जी रंगून में आजाद हिंद फौज के गठन के बाद रंगून का जो रेडियो स्टेशन था, वहां से सबसे पहले 6 जुलाई 1944 को रंगून रेडियो स्टेशन से गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कह करके संबोधित किया था। तो राष्ट्रपिता की उपाधि या उपनाम किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। आ गया समझ में? तो ये उपनाम हो गया, उपाधियां हो गई। ये बहुत सारी उपाधियां अफ्रीका और भारत में किन किन लोगों के द्वारा दिया गया। आंदोलन हो गया। अब आ जाइए कुछ गांधी जी से जुड़े हुए और इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है। जब भारत स्वतंत्र हो गया, तो स्वतंत्रता के बाद जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए, तो जो सेना काम नहीं कर पाई, पश्चिम बंगाल में जब सांप्रदायिक दंगे शुरू हुए, तो उसको रोकने के लिए तत्कालीन जो गवर्नर था लॉर्ड माउंटबेटन, गांधी जी का सहारा लिया। तो वो गांधी जी के वहां उपवास से वो आंदोलन रुका। इसलिए माउंटबेटन ने
माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स के नाम से संबोधित किया है। एग्जाम में पूछा गया है, ये सब पूछे गए हैं। तो गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा है? लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा है। तो ये उपाधियों की बात हो गई। अब आ जाइए कुछ महत्वपूर्ण और तथ्य, जो इंटरेस्टिंग तथ्य हैं। जैसे चलिए शुरुआत किया जाए। क्वेश्चन है, गांधी जी ने चश्मा कब पहनना शुरू किया? गांधी जी ने चश्मा कब पहनना शुरू किया? तो इसका सही आंसर है 1924 के आसपास। 1924 के आसपास जब हस्ताक्षर वगैरह करने के लिए गांधी जी को जरूरत पड़ी, तब उन्होंने चश्मा पहनना शुरू किया था। अगले प्रश्न पर बात किया जाए, गांधी जी का चरखा किस लकड़ी का बना था? तो गांधी जी का चरखा सागौन की लकड़ी का बना था। गांधी जी का चरखा सागौन की लकड़ी का बना था। भारतीय रुपए पर गांधी जी की फोटो कब से छपनी शुरू हुई? तो 1996 के बाद आरबीआई ने अशोक स्तंभ की जगह पर गांधी जी की फोटो, गांधी जी की तस्वीर भारतीय रुपए पर छापना शुरू कर दिया। अगले प्रश्न पर बात कर लिया जाए, गांधी जी को लाठी कब और किसने उपहार में दी थी? तो 1930 में कालेलकर ने इसे गांधी जी को उपहार में दिया था। थी किसकी? 54 इंच की थी, बांस की थी। ध्यान से समझिएगा इस बात को, 54 इंच की, क्योंकि उटपटांग क्वेश्चन के लिए आयोग जाना जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ ले गांधी जी की लाठी की लंबाई कितनी थी? जैसे पिछली बार पूछा गया कि गांधी जी ने धोती कब पहनना शुरू किया 1921 में, उसका आंसर होगा। तो यहाँ लाठी की लंबाई भी पूछी जा सकती है। तो 54 इंच की बांस की छड़ी थी, और ये मूल रूप से थी किसकी? एक कन्नड़ कवि थे गोविंद पै, उनकी ये लाठी थी, जिसको गांधी जी को 1930 में दिया किसने था? कालेलकर जी ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर ले, गांधी जी की लाठी वर्तमान में किस संग्रहालय में रखी गई है? तो राजघाट राष्ट्रीय संग्रहालय है, गांधी संग्रहालय, राजघाट राष्ट्रीय गांधी संग्रहालय नई दिल्ली में इनकी लाठी रखी हुई है। अगले प्रश्न पर बात कर ले, गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो जो इनका शव यमुना नदी तक ले जाया गया था, वो किस वाहन में ले जाया गया था? तो एक खुले ओपन कार थी, डॉज वाहन था। ओपन कार जिसको डॉज वाहन कहा गया है, उसमें गांधी जी के शव को ले जाया गया था। चलिए और क्वेश्चन पर बात कर ले, गांधी जी को इंग्लैंड में किस उपनाम से जाना जाता था? तो सेंट गांधी के नाम से इनको जाना जाता था इंग्लैंड में। आगे बात करें, गांधी जी ने अपना पहला ज्ञात उपवास कब और कहां किया था? तो अफ्रीका में इन्होंने 1913 में दक्षिण अफ्रीका में पहला ज्ञात उपवास इन्होंने शुरू किया था। अगले क्वेश्चन पर बात कर ले, गांधी जी ने किस वर्ष चरखा चलाना सीखा? तो चरखा चलाना कब सीखा? 1917 में चलाना सीखा। धोती कब पहननी शुरू की? 1921 में धोती पहननी शुरू की थी। और चरखा चलाना कब सीखा? 1917 में। चलिए अगले प्रश्न पर बात कर ले, गांधी जी सबसे लंबे समय तक कहां जेल में रहे या कहां जेल काटी? उत्तर क्या होगा? गांधी जी ने पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल जो है मुंबई में, पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में लंबे समय तक जेल काटी। और ये 1920 से 1930 दशक में, अर्थात 10 वर्षों में कई बार इनको वहां नजरबंद किया गया। तो सबसे ज्यादा जेल कहां काटी? यरवदा जेल में। कुल मिलाकर अपने जीवन काल में गांधी जी अपने जीवन काल में अफ्रीका, भारत के सभी जेलों को मिलाकर कुल 2338 दिन तक इन्होंने जेल में बिताया था। 2338 दिन तक। चलिए आगे बात करते हैं, गांधी जी द्वारा पहली बार जो उनका भजन था रघुपति राघव राजा राम, इसको कब गाया गया था? तो जब 1930 में नमक सत्याग्रह या नमक मार्च का आंदोलन था, तो सबसे पहले इसी आंदोलन में गांधी जी ने रघुपति राघव राजा राम का भजन गाया था। ठीक है ना। गांधी जी के जीवन की सबसे प्रमुख और सफल फिल्म कब बनी? तो गांधी जी के जीवन की सबसे प्रमुख फिल्म बनी गांधी 1982 में बनी, और जिसका निर्देशन किया था रिचर्ड एटनबरो ने किया था। आगे और बात किया जाए, गांधी जी के सबसे करीबी मित्र कौन थे?
अफ्रीका में उनके सहयोगी थे हरमन कालेनबाख, जो एक लिथुआनियाई मूल के वास्तुकार थे। ये गांधी जी के सबसे करीबी मित्र थे, ये गांधी जी के सबसे करीबी मित्र थे। तो ये था गांधी जी से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा और इसको आप कई बार प्ले करके आप देखिए, जहां जरूरत पड़े आप नोट्स बना लीजिए, तो ये सारी चीजें समझ में आ जाए होंगी। और यदि वीडियो अच्छा लगा हो, मजा आया हो, इंटरेस्टिंग लगा हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके सामने लाया जाएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।